my very worthy participants, अस्सलाम वालेकुम। फेडरल जुडिशल एकेडमी की जानिब से सबसे पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी माजरत खा हूँ कि आज सुबह का जो हमारा सेशन था, सुबह का नहीं बल्कि वो भी आफ्टरनून का ही था, जिसमें हमें थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज हुए थे और आई एम एक्सट्रीमली apologetic for the inconvenience caused. This was a very technical issue which we found out much later, that we could only cover 100 participants although we had the license for having 500 participants. तो अभी हम लोग we have been told that it has been resolved, but we are we are in the process कि हम लोग इसको चेक कर रहे हैं कि हमारे participation जो है वो ज़्यादा हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के साथ हमारा ये दोबारा से नहीं होगा इस सेशन में इशू। तो अब मैं इसका अब आगाज़ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब इसके साथ इस सेशन के साथ बेनिफिट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिस सेशन इज़ ऑल्सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड वी हैव अ वेरी वेरी sound, very very seasoned resource person who we find to have a privilege for inviting, and that is Mr. Suhail Nasir. He's a district and sessions judge, sitting district and sessions judge, और ये आज जो है ये framing of charge under CRPC 249 and 249A के बारे में आपसे बात करेंगे। I would like to give just a flying reference or passing reference over his quick profile, which is that he joined as additional district and sessions judge to competitive examination in the year 1999. He's one of the senior most district and sessions judges from Lahore High Court, Lahore, and he was promoted as district and sessions judge in 2006. And he remained posted at Mianwali, Gujranwala, Faisalabad, Attak and Islamabad. He has served in very important positions, including as ATC judge, Judge Consumer Court and Judge Anti-Corruption. He has remained registrar, Islamabad High Court. I think he was the first one, Suhail Sahab, in the Islamabad High Court. Yes. के पहले district judge वो registrar भी थे. He received the Best Performance Award from Honorable Chief Justice Lahore High Court, Lahore in the year 2000-2001. He has served as Registrar Lahore High Court, Lahore as well, and as Director General Punjab Judicial Academy as well. He has been a permanent faculty to Federal Judicial Academy, and he has been also Director General of the Punjab Judicial Academy in Lahore. And he has attended a number of workshops, seminars, conferences, and training courses abroad, and he's organized this similar nature of courses in Pakistan as well. आजकल ये Director General EGI भी हैं, and he is also serving as Special Judge Anti-Narcotics Rawalpindi. और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट आपसे दरख्वास्त है सर कि आप इसको आगाज़ करें और इस अहम इशू के ऊपर। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि एक तो आप लोग अपने सारे माइक्स को ऑफ कर दीजिएगा, और जब जब कोई सवाल आएगा आप चैट में डालते जाएं, और हमारे जो वर्दी रिसोर्स पर्सन है वो उसका जवाब देते जाएंगे, और जब कोई चीज़ आखिर में रह जाती है तो इज़ वेरी काइंड इनफ कि वो उसका एक वीडियो बना के फिर हम उसको अपनी वेबसाइट पे लोड भी कर देंगे। तो वो भी आप लोगों के लिए एक परमानेंट रेफरल पॉइंट बन जाएगा। सुहेल नासिर साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। आज जो टॉपिक हमने दो डिस्कस करने हैं, एक टॉपिक है 249 एंड 249A, इनका डिफरेंस है और इनकी एप्लीकेशन, और दूसरा हमने चार्ज को डिस्कस करना है। ये टॉपिक की जो सिलेक्शन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कुछ दोस्त समझ रहे हो कि शायद ये कोई मामूली सी बात करने जा रहे हैं, या ये रोजमर्रा की हम चीजें यहाँ देखते हैं, इसमें क्या इतनी अहमियत हो सकती है। लेकिन एज सीनियर, एज एल्डर, और जो हम जिस मामला से गुजर रहे हैं और जो कुछ हम देख रहे हैं, मेरे हिसाब से ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आज डिस्कस करना बहुत जरूरी था। क्योंकि हमने रिक्वेस्ट की थी हाई कोर्ट से कि नॉमिनेशन ज्यादा उन लोगों की करें जो न्यूली एंट्रेंट हो, जो अभी आए हैं, ताकि उनको इन चीजों का पता लगे। कमिंग टू द टॉपिक स्ट्रेट अवे नाउ विदाउट फर्दर डिस्कशन, देखिए 249A
और 249 को हम नॉर्मली बहुत गलत अंदाज से मिक्सअप कर देते हैं। अभी तक ये डिबेट चल रही है कि 249 जो है वो प्रोविजन है क्या, और उसको कब अप्लाई किया जाना है, और क्या इसको हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो दुरुस्त तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे कि जितने दोस्त मेरे बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, जो नए दोस्त आए हैं, अगर वो फाइलें देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि नॉर्मली जो एक बहुत बड़ी हम गलती करते हैं वो ये है कि जिन केसेस में गवाहान पेश नहीं हो रहे होते, उन केसेस में हम कोर्सिव मेजर अडॉप्ट करने के बाद या विदाउट एडॉप्शन ऑफ कोर्सिव मेजर्स हम कहते हैं जी मिसल को दाखिल दफ्तर कर दें 249 के तहत, और जब कभी गवाहान आएंगे पेश होंगे तो उसको हम टेकअप कर लेंगे। अच्छा, ये अभी इससे पहले कि मैं इस बात पे आऊं कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, इसकी बैकग्राउंड में जरूर जाना चाहूंगा। मैं 249 से स्टार्ट ले रहा हूं। मैं बैकग्राउंड असल में ये हुई कि जब नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी बनी और 2009 में पहली दफा बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की डायरेक्शन आई और एक टाइम लिमिट आ गई केसेस के हवाले से कि इन केसेस को इतने अरसे में निपटाना है, तो फिर let me say fairly, it's a fair statement, it's a also confession on our part। मेरे दोस्त बहुत सारे इस बात की तायद भी करेंगे। तो अब हमने क्या किया, चूंकि मुमकिन नहीं था, हालात ऐसे नहीं थे कि उन डायरेक्शंस को सही मायनों में कंप्लाई किया जाए, तो फिर देखने में यह आया कि पंजाब के पूरे मुल्क में खास तौर पे मैजिस्ट्रेट्स लेवल के ऊपर 249 के अंदर मिसलें दाखिल दफ्तर होना शुरू हो गई। जहां पे 2 तारीखों में गवाह नहीं आया, हमने लिखा जी चूंकि गवाहान गायब हो गए हैं, गवाह नहीं आ रहे, हमने 249 के तहत उन फाइल्स को कंजाइन कर दिया। अब क्वेश्चन ये था, क्या वो कंजाइनमेंट वाज डिसीजन ऑफ द केस, क्योंकि डायरेक्शन तो ये थी कि हमने केसेस को डिसाइड करना है, और हमने वो 249 में केसेस को कंजाइन करके हमने डिसीजन शो कर दिया। अब ऑनेस्टली अगर आप सारा लॉ पढ़ें और इसकी जो प्रेसिडेंट्स के ऊपर आई उनको पढ़ें, तो 249 इज नॉट डिसाइडेड केस, इट्स ए पेंडिंग केस। ये सिर्फ एडजर्न जाता है उस वक्त तक के लिए जब तक गवाहान या जो भी सूरत हाल जिसकी वजह से आपने उसको एडजर्न किया होता है वो अवेलेबिलिटी उनकी नहीं हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर 1000 केस 249 में दाखिल दफ्तर किए उस डायरेक्शन की आड़ में, तो हमने इन फैक्ट वो काम नहीं किया जो कानूनी तौर पे हमें करना चाहिए था। हमने उन केसेस को गलत तौर पे फैसलाशुदा केसों में डाल दिया। चले, कोई बात नहीं, गलती हो गई, केसेस रिवाइव भी हुए, चले भी आगे, लेकिन लीगली, इस लिहाज से लीगली और अगर एथिकली देखें, दोनों चीजें गलत हैं। इससे जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हो सकती है, और समटाइम इवन इट कैन गो टुवर्ड्स मिसकॉन्डक्ट, कि आपने एक उस केस को फैसला शुद्ध में जाहिर कर दिया, डिसाइडेड केस में जाहिर कर दिया जो रियली लीगली डिसाइडेड नहीं था। इसीलिए 249 में वर्ड लिखा है कि जब आप 249 में ऑर्डर पास करेंगे, दैट विल बी विदाउट द अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट ऑफ कन्विक्शन और एक्विटल। इसका मतलब है टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल नहीं हुई। टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल कानून के मुताबिक तभी होती है जब आप केस को कंक्लूड करके मुलजम को या तो बरी कर देते हैं या सजा कर देते हैं। अच्छा, ये मामला फिर चलता रहा, उसके बाद रुका नहीं। कभी सहिंजे साहब की डायरेक्शंस आ जाती हैं आपको, कभी हाई कोर्ट्स की आ जाती हैं, तो हमने ये एक टूल, एक डिवाइस क्रिएट कर ली कि शायद इससे हम कामयाब हो जाएंगे, और हमने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली, शायद हमें कोई देख नहीं रहा। तो इस वजह से मुझे जरूरत पेश आई कि आज इस बात को तय करें बैठ के कि कब हमको 249 इस्तेमाल करनी है, और 249 इनफेक्ट है क्या। अगर आप 249 एक दफा कभी आज अगर नहीं पढ़ा किसी ने, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक दफा जरूर पढ़ ले जाने के बाद, ताकि जो हमारी डिस्कशन चलेगी अब वो आपकी समझ आ जाए। 249 की अगर आप हेडिंग पढ़ें, वो बड़ी डिफरेंट है उसके सब्जेक्ट से। 249 की हेडिंग में कहते हैं पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स व्हेन नो कंप्लेनेंट। हम ये समझ रहे हैं शायद कि अगर गवाह नहीं आ रहा या मुद्दई नहीं आना तो 249 अप्लाई कर जाएगा, लेकिन जब हम 249 की बॉडी में जाते हैं, वहां तो कोई ऐसी बात लिखी नहीं है। वहां तो सिंपल लिखा है कि किसी भी केस में जो चालान केस हो, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का हो, वो फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड स्टॉप द प्रोसीडिंग एट एनी स्टेज विदाउट प्रोनाउंसिंग एनी जजमेंट आइदर ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन।
and may thereupon release the accused. इस पूरे बॉडी के अंदर कहीं नहीं लिखा कि वो कौन कौन से मराइल हैं, वो कौन कौन सी वजूहात हैं, वो कौन कौन सी स्टेज हैं जहां पे आप इस प्रोविजन को अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब सेक्शन ऑफ लॉ की हेडिंग में और बॉडी में कॉन्ट्रडिक्शन हो, एक दूसरे से इख्तलाफ हो, तो सेटल प्रिंसिपल यही है कि जो बॉडी के अंदर लिखा है वो प्रिवेल करेगा। सो हेड नोट, आप हेडिंग को भूल जाएं कि हेडिंग में क्या लिखा है, कम टू दी बॉडी ऑफ 249। अब जब यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है तो क्या हम इसको इस सूरत में अप्लाई कर सकते हैं कि जनाब गवाहान नहीं आ रहे और हमने गवाहान न आने की बुनियाद के ऊपर इसको हमने खत्म कर दिया। ये देखिएगा, ये लाइट चली गई, टीवी बंद हो गया। अच्छा, अब इसकी अगर आप दोबारा इसको हम अगर ब्रेकअप में लेके जाएं तो इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई हैं। और सबसे जो टॉप पे अगर किसी चीज को हम इंपॉर्टेंस देते हैं वो है रिलीज, कि आपने बगैर किसी कन्विक्शन या एक्विटल के उस शख्स को रिलीज करना है। अब रिलीज से क्या मुराद है? पहली बात, रिलीज से मुराद यह है कि रिलीज फ्रॉम लायबिलिटी टू अपीयर इन द कोर्ट। इट डज नॉट मीन के रिलीज फ्रॉम कस्टडी और रिलीज फ्रॉम द लायबिलिटी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द केस। लिहाजा ये एक इंटरम डिस्चार्ज की पोजीशन बन सकती है कि फॉर द टाइमिंग आपने उसको फारिग कर दिया, और लिहाजा इसीलिए लफ्ज रिलीज के आगे कोई दूसरा लफ्ज नहीं रखा। अब सर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपके पास आप गवाहान के समन जारी करते हैं, आप गवाहान के वारंट जारी करते हैं, आप अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे ये कहते हैं चूंकि गवाहान ट्रेसेबल नहीं हो रहे तो फॉर दैट पर्पज आप फाइल को रोक देते हैं और आप कहते हैं 249 में इसको कंजाइन कर दिया जाए। अब इसको मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं अहम बात वो क्या है, देखें, ये अब आपने केस टू केस देखना है कि 249 की एप्लीकेशन कहां पे आनी है। क्योंकि मैंने कहा ये प्रोविजन साइलेंट है इस हवाले से, ये कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है कि अगर गवाहान नहीं आ रहे तो आप स्टॉप नहीं कर सकते। अब आपने 249 को लगाना कहां है? देखिए, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, मैं आपको बताता हूं, लाइक आप एक ट्रायल कर रहे हैं 420, 468, 471 का, और आपको पता लगता है इससे रिलेटेड सिविल सूट पहले का चल रहा है, इट रिलेट्स टू ए फोर्जरी अबाउट द एग्रीमेंट टू सेल या कोई इस तरह का कोई सेल डीड के हवाले से, और सिविल सूट पहले से चल रहा है। आप ये समझते हैं कि सिविल सूट का डिसीजन इंपॉर्टेंट होगा इस क्रिमिनल केस के डिसीजन के लिए, दैट कैन बी वन ऑफ द स्टेजेस। आप कह सकते हैं ओके, इन हालात में मैं इस केस को रोकता हूं उस वक्त तक जब तक के सिविल सूट का फैसला नहीं जाता। अगर एज ए सेशंस कोर्ट हम बैठे हैं, हमारे पास कई दफा फैमिली मैटर्स आते थे, वो हदूद मैटर्स आते थे, एलोपमेंट के मैटर्स आते थे कि जी जहाँ पे कहा जाता था कि जी लड़की एलिगेशन लगा दिया करती थी कि जबरदस्ती मुझसे शादी कर दी गई। नीचे फैमिली कोर्ट में जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज का सूट पेंडिंग होता था, और हम डिस्पाइट द फैक्ट कि वी वर सेशन जजेस एंड वी आर द सेशन जजेस, हम उस केस को इसलिए प्रोसीड भी करते थे क्रिमिनल केस को कि फैमिली केस की जो फाइंडिंग है वो अल्टीमेटली इफेक्ट करेगी सेशंस कोर्ट की उस फैसले को जो होने जा रहा है। तीसरी पोजीशन क्या हो सकती है आपके पास? आप एक केस चला रहे हैं सेक्शन 13, 20, 65 का, आर्म्ड ऑर्डिनेंस का। आपको ये पता लग रहा है कि इस केस से जो कनेक्टेड मेड केस है वो सेशंस जज साहब के पास ट्रायल में चल रहा है। आल्दो ये इंडिपेंडेंट केस है, आल्दो आपको ये पावर हासिल है कि आप प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन एज ए रूल ऑफ प्रॉपर्टी, आई रिपीट इट, आप ये समझते हैं कि नहीं, मैं अगर इसमें कोई फाइंडिंग देता हूं वो सेशन जज साहब के पास, क्योंकि वही एविडेंस सब जुडिस है, तो मेरा और उनकी फाइंडिंग का इख्तलाफ आ सकता है, हमारी कॉन्ट्रडिक्शन आ सकती है, तो और वो सुपीरियर कोर्ट है, वो हायर फोरम है, तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट को अवॉइड करने के लिए आप ये समझते हैं कि इस केस का रुक जाना जरूरी है। यस, यू कैन डू इट। नेक्स्ट इवेंचुअलिटी क्या होती है? नेक्स्ट इवेंचुअलिटी ये होती है कि आप एक केस कर रहे हैं और उस केस के दौरान
आपने प्रोसेस इशू कर दिया। अब विटनेसेस की अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी के ऊपर कब कब ये प्रोविजन अप्लाई हो सकती है और कब कब नहीं हो सकती, ये बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा हमारे केसेस इसी पॉइंट के ऊपर कंजाइन हुए हैं। देखिए, आपने जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूं, प्रोसेस इशू कर रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है, गवाहान नहीं मिल रहे, गवाहान दस्तयाब नहीं है, गवाहान दूसरे मुकदमा में इश्तहारी हो गए, आपने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया और कंजाइन कर दिया। ऐसी बात नहीं है कि आप इस बुनियाद के ऊपर केस को स्टे कर दें। हाँ, आप क्या करते हैं, आप एक नोटिस जारी करते हैं एक विटनेस का, आप रावलपिंडी में बैठे हुए हैं और आपको रिपोर्ट आ जाती है कि ये जो गवाह है इस केस का, ये कराची की जेल में प्रिजनर है, इम्प्रिजन्ड इसको हुई है, सजा हुई है, सजा मौत कैदी है, व्हाटएवर इट इज, एंड ही कैन नॉट अपीयर। अब तय क्या हुआ? तय हुआ कि विटनेस अवेलेबल है, विटनेस ट्रेसेबल है, बट ड्यू टू लीगल डिसेबिलिटी ही इज नॉट इन ए पोजीशन टू अपीयर इन योर कोर्ट। यानी अब ये नहीं कह सकते गवाहान कहीं गायब हो चुके हैं, अब आपका गवाह है लेकिन चूंकि कराची से पिंडी उसका लाना मुश्किल है, जेल में वो कैद है, तो दैट इज अ सिचुएशन जहां आप मुतमईन हो गए कि गवाह मौजूद है, ट्रेसेबल भी है, तो फॉर दैट पर्पज यू से ओके, हम इसको अब एडजर्न करते हैं जब तक उसका वहां से फैसला नहीं होता है, जब तक वो वहां से रिलीज होके नहीं आता। नंबर 2, आप एक प्रोसेस जारी करते हैं, आपको रिपोर्ट आती है ये गवाह जो है ये एक आर्मी का ऑफिशियल है और ये सियाचिन पे इसकी ड्यूटी लगी है, डिफेंस पर्पस के लिए, नेशनल कॉज है, and he is not allowed to relieve the force till for a period of 6 months or whatever the period that is mentioned in the response to the process. आपको पता लगा, अब फिर वही बात, तय क्या हो गया, गवाह मौजूद है, तय क्या हो गया कि ट्रेसेबल भी है, और तय क्या हो गया कि लीगल रेस्ट्रेन है उसके ऊपर, वो उसके कंट्रोल में नहीं है, सिचुएशन इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल, एंड फॉर दैट पर्पस ही कैन नॉट अपीयर इन द कोर्ट। सो फॉर दैट पर्पस that is a fit case where you can say okay, ये सूरत हाल है, लिहाजा हम केस को एडजर्न करते हैं। मैं आपके सामने जो बात रखना चाह रहा हूँ वो ये कि जो दीगर किसी जिनसे मैं बात कर रहा हूँ जहां गवाह आपको नहीं मिल रहे और आपने मिसल को तो कंजाइन कर दिया 249 में, आपने 2 बड़े खौफनाक काम कर दिए। एक तो ये कि मुल्जिम के सर पे आपने परमानेंट तलवार लटका दी, और स्केल ऑफ जस्टिस नंबर 2, स्केल ऑफ जस्टिस आपने मुदई के हाथ में दे दिया, यानी मुदई को आपने जज बना दिया कि ओके मुदई साहब आप नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, अदालतें आपके इंतजार में बैठी हैं, आप 5 साल बाद आ जाएं, आप 10 साल बाद आ जाएं, 15 साल बाद आ जाएं, फौत होने से 1 मिनट पहले आ जाएं और आगे में दरखास्त दें, आपका केस टेकअप कर लेंगे और टेकअप करके केस को प्रोसीड करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्केल ऑफ जस्टिस है वो किसी भी तौर पर टिल्टिंग होना चाहिए। अगर एक मुल्जिम आपकी कोर्ट में पेश होता है और एक दिन वो पेश नहीं होता, आप क्या करते हैं? आप उसकी बेल भी कैंसिल कर देते हैं, समटाइम आप उसके बॉन्ड फॉरफीट कर लेते हैं, कोई एडवर्स ऑर्डर कर देते हैं, उसको जेल भेज देते हैं। अब एक वो शख्स जिसने प्रोसिक्यूशन डिमांड की है, जिसने FIR करा दी है, अब वो प्रोसिक्यूशन डिमांड करने के बाद, FIR करने के बाद कोर्ट उसको बुला रही है, वो नहीं पेश हो रहा। एक तो ना पेश होना वो वजह जो मैंने बता दी आपको, एक उसका पता ही नहीं कि जी वो अनट्रेसेबल हो गया है, वो मोहल्ला छोड़ गया, इलाका छोड़ गया, शहर छोड़ गया और कुछ नहीं पता लग रहा। और आपने तमाम मराहिल पूरे कर लिए, आपने जो हायर ऑफिसर थे पुलिस को उनको भी इन्वॉल्व कर लिया, आपने वारंट भी जारी कर लिया, आपका रिपोर्ट्स भी आ गई, दिस यू कुड डू अंडर द लॉ, यही आपके पास था ना। अब इस सारी बात के बावजूद एक शख्स जो केस में इंटरेस्ट ले रहा गायब हो गया। अब मैं आपके आगे सवाल रख रहा हूं, तो क्या ऐसे हालात में अगर आप दोबारा ये स्केल ऑफ जस्टिस के हाथ में देते हैं, तो क्या ये मुल्जिम के साथ नाइंसाफी नहीं है? डेफिनेटली है, क्योंकि आप अगर मुल्जिम के साथ आप वो सलूक कर रहे हैं जो उसकी गैर हाजिरी में होता है, तो यही सलूक फिर आपको करना पड़ेगा उन गवाहान के साथ भी जो कि नहीं आ रहे अदालत में, इस अदालत से प्रोसेस जारी होने के बावजूद। सिर्फ ये बात नहीं है, इससे भी आगे चलते हैं आपको लेके, और आपके नोटिस में होंगी ये बातें जो मैं करने जा रहा हूं कि आपको रिपोर्ट आ गई कि गवाहान इश्तहारी हो चुके हैं, किसी और केस में पकड़े गए, किसी और केस में पकड़े गए, इश्तहारी हो गए, आपने उनको भी प्रोटेक्शन फराहम कर दी
ये क्या कि ओके जी हम 200 में दाखिल दफ्तर कर रहे हैं, आपने गैर कानूनी काम किया है, दीगर ऑफेंसेस में या दीगर केसेस में आप प्रोसेस ऑफ जस्टिस को अवॉइड कर रहे हो, आप करते रहो, तो जब आपका दिल करेगा आप लॉ के फ्रेमवर्क में आ जाना, फिर हमारे पास आ जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जब आपने इतनी बड़ी एक्सरसाइज की है तो इसके एडवर्स ऑर्डर आने चाहिए, ना कि फेवरेबल ऑर्डर आए। अदरवाइज तो पहली डेट पे आप लिख के बाद खत्म कर सकते हैं। क्यों वारंट जारी कर रहे हैं आप? इसलिए कि अगर आपने कोई एडवर्स जारी करना है तो आपकी ऑर्डर शीट इटसेल्फ इंडिकेट कर रही हो कि आपने वो तमाम कोशिशें कर डाली गवाहों को बुलाने के लिए जो आपके बस में थी। अब ये बात, इसको लेके आगे मैं चलता हूं, वो ये कि मैं तो खैर इस बात का शुरू से ही बड़ा सपोर्टर था, और मैंने शुरू में मैंने कहा आज से 5-7 साल पहले इस लॉ की इंटरप्रिटेशन करके जो मुझे बेहतर लगा वो किया, और मैंने यही किया कि अगर गवाहान जानबूझ के गायब हो चुके हैं और अदालती प्रोसेस के बावजूद नहीं आ रहे तो फिर एविडेंस क्लोज की, और एविडेंस क्लोज करने के बाद यहाँ फिर 249 को अप्लाई कर दिया, 249A को अप्लाई करके हमने बरी कर दिया। इंडिया में वैसे एक बड़ा अच्छा काम हुआ है, इंडिया में उन्होंने अपनी प्रोविजन को अमेंड कर दिया है। उन्होंने क्लियर कट बता दिया है कि अगर ये सूरत हाल इस किस्म के केसेस में होगी तो आप 249A में बरी करेंगे, और ये अगर सूरत हाल बनेगी तो इन केसेस को आप सिंपली स्टॉप कर देंगे। कुछ जगह शायद आवाज नहीं जा रही, 1-2 मैसेज आए हमारे पास। आप में से अगर कोई हैंड मुझे हिला सकता है जिसको आवाज आ रही है? सो बहुत सारे दोस्तों को आवाज आ रही है, ओके जबरदस्त। हाँ, तो जिनको आवाज नहीं आ रही वो अपने नेट को चेक करें, अपने ऑडियो को चेक करें जरा। तो मैंने तो ये कहा, मैंने कहा नहीं जी हम आपको फ्री लाइसेंस नहीं दे सकते, क्योंकि इसका मतलब है हम मुद्दई को जज बना दिया हमने, जो कि कानून की मंशा ना कभी है ना रहेगी। पहली बार बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इस इश्यू को टेकअप किया इसी अंदाज से जिस अंदाज से मैं आपको बता रहा हूं, और 2018 में एक जजमेंट रिपोर्ट हुई बलूचिस्तान PLD 2018 बलूचिस्तान। पेज नंबर में आपको अभी देखता हूं, अगर मुझे मिल जाता है तो अभी देता हूं आपको, जस्ट ए मिनट जी, मैं अभी आपको पेज नंबर दे दूंगा। उन्होंने सिमिलर सर्कमस्टांसेस में जब नीचे वाली कोर्ट ने केस को साइनाडाइड एडजन कर दिया, उन्होंने उसके ऊपर बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस किया। उन्होंने कहा नो, ये कैसे मुमकिन है? आप एक शख्स को बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहा, वो गायब हो गया है, तो ये तो फिर आप ज्यादती कर रहे हैं मुल्जम के साथ, आप केस को 249 में दाखिल दफ्तर कर रहे हैं। आप ये नहीं कर सकते, आपको एविडेंस क्लोज करनी है, और एविडेंस क्लोज करके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस केस के बनने हैं वो आपने करने हैं। अब हमें ये सवाल सुनने को रोज मिलता है कि जी एविडेंस क्लोज करने की प्रोविजन क्या है CRPC में। अगर आप मजिस्ट्रेट ट्रायल को पढ़ें, उस चैप्टर को पढ़ें 2022 जो भी है डील करता है आपको, उसमें आपको बकायदा लिखा है कि आप प्रोसिक्यूटर जो है पहले वो एविडेंस पेश करेगा, कंप्लेंट एविडेंस पेश करेगा, जिसका मतलब यू विल हेयर द कंप्लेनेंट और प्रोसिक्यूटर। इट मींस यू हैव गिवन देम एन अपॉर्चुनिटी कि ओके आपके पास जो एविडेंस आप ले आए, पहली तो आपने अपॉर्चुनिटी ये दे दी। उन्होंने कहा जी हमारे पास ये एविडेंस हम लेके आ गए हैं, लेकिन ये एविडेंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप इस पे प्रोसेस इशू कर दें। आप प्रोसेस इशू कर देते हैं। प्रोसेस इशू करते हैं तो कानून आपको रास्ते दिखाता है, पहले आप सिंपल प्रोसेस देते हैं, फिर बेलेबल वारंट देते हैं, फिर नॉन बेलेबल वारंट देते हैं। तो यानी आपने वो तमाम चांसेस जो एक पार्टी को फेयरली मिलने चाहिए आपने दे दिए। अब उस तमाम चांसेस के बावजूद अगर वो नहीं हो रहा जो आपने सोचा या समझा है जो आपको करना है, तो क्या फिर आपके पास राइट टू क्लोज प्रोसिक्यूशन एविडेंस नहीं है? यस इट इज, आपके पास है, क्योंकि आप जो कर सकते थे कर दिया है, जो नहीं किया। और इसके ऊपर इसीलिए अगर आप किसी वक्त आपको फुर्सत मिले तो PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट 428 जरूर पढ़ लीजिए। PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट 428 मैं शेयर भी कर दूंगा बाद में, जहां पे ये कहा गया है कि एविडेंस क्लोज हो सकती है, लेकिन एविडेंस क्लोज होने से पहले एक मजिस्ट्रेट को या ट्रायल कोर्ट को क्या करना चाहिए, और वही करना चाहिए जो मैंने आपसे सारी बातें की हैं कि प्रोसेस इशू करना है, वारंट इशू करना है, नॉन बेलेबल वारंट इशू करना है,
SHO को बुलाना है, उसको तफवीज करने हैं समन, उनके बयान लिखने हैं, दैट्स एनफ। तो जब आप वो कर लेते हैं तो वो मैंने जजमेंट आपको बताई कि आपको एविडेंस क्लोज करने का पूरा इख्तियार हासिल है। लेकिन याद रखिएगा, हमने कई केसों में देखा है जहां एविडेंस क्लोज हुई और जब मिसल हमारे सामने आई अपील में या हाई कोर्ट गई तो पता ये लगा जितने प्रोसेस इश्यू किए थे जज साहब ने, उसमें से एक भी प्रोसेस वापस ही नहीं आया। तो उस प्रोसेस का वापस आना कोर्ट में जरूरी है, नंबर 1। वापस आने के बाद आपका जुडिशियल नोटिस जरूरी है कि उसके ऊपर लिखा गया क्या, हुआ क्या है। और नंबर 3, उस प्रोसेस सर्वर को एग्जामिन करना जरूरी है ताकि इस बात को तकवीत मिल सके कि वाकई में प्रोसेस सर्वर गया था उन जगहों पे जहां पे आपने कहा, और उसके बाद उसने आके रिपोर्ट दे दी कि ये ट्रेसेबल नहीं है। एक और बात जो मैं आपसे बहुत अदब के साथ आज करना चाहूंगा कि ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड माय डॉटर एंड सन, छोटे भी हैं मेरे से सारे, काफी सारे, कि ये जो गवाहान को इश्तहारी करने का हमने एक तरीका रखा हुआ है, ये क्यों करते हैं? हमारा प्रॉब्लम ये है, पहली बात तो इसमें कोई शक नहीं है, सेक्शन 87 के तहत आप किसी भी शख्स को इश्तहारी कर सकते हैं, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता क्योंकि लफ्ज पर्सन लिखा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आप विटनेसेस को इश्तहारी करके कौन से मकासद हासिल करते हैं अगर आपने एविडेंस क्लोज कर दी। ही इज नॉट एन एक्यूज्ड, ही इज नॉट ए पर्सन जिसके बगैर आप चल ही नहीं सकते। यस, देयर कैन बी सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस जहां केस स्टक हो गया है, जहां प्रॉब्लम हो गई है आपको और आप समझते हैं कि नहीं इस केस को मैं एक्विट भी नहीं कर सकता, इस केस में मैं एविडेंस क्लोज भी नहीं कर सकता और 249 में मुझे जरूरी है, तो वहां तो कुछ बात समझ आती है। तो उन केसेस में खासतौर पर मजिस्ट्रेट लेवल पे इतनी लंबी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होना, गवाहान को इश्तहारी करना और इश्तहारी करने के बाद मुल्जिमान को बरी कर देना। जब आपने मुल्जिमान को बरी कर दिया इश्तहारी करने के बाद, तो वो अगर कल को पकड़े भी जाएंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिला? क्या आप उनको जेल भेज देंगे? नो, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड ही नहीं किसी केस में। तो ये मैं जरूर आपको गुजारिश करूंगा बड़े अदब के साथ कि ये गवाहान को इश्तहारी करने का जो तरीका है इसको डिसकंटिन्यू करें, एक्सेप्ट जहां पे बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो वहां बेशक ये प्रोसीजर फॉलो कर लें, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। तो आई कंक्लूड विद रेफरेंस टू 249 अगेन कि ये आपको केसेस का नहीं बताती, किन केसेस में होना है, किस टाइम पे होना है, किन वजूहात पे होना है। So it is for you to see on case to case basis that whether you have to apply 249 or whether you have to proceed for closing of evidence or any other orders. और वो मैंने इंस्टांसेस आपको बता दिए हैं। अब सर आगे चलते हैं 249A पे। 249A जो कानून में कुछ प्रोविजन है, इसको हम बेनिफिशियरी प्रोविजंस कहते हैं। 249 is one of those provisions। ये बेनिफिशियरी प्रोविजंस ना सिर्फ लिटिगेंट को सहूलत फराहम करती है बेगुनाह शख्स को, बल्कि अदालतों के वक्त को बचाती हैं। आप पे जो रश ऑफ वक्त पड़ रहा होता है और आप समझते हैं कि एक केस आज फैसला हो सकता है, आप नहीं करते, एक रिवायती तरीके से कहते हैं मैंने चलना है, तो बेनिफिशियरी प्रोविजन हमेशा अदालत, वकला और जो लिटिगेंट्स हैं उनके फायदे के लिए होती है। 249A 265 के ये बेनिफिशियरी प्रोविजन है। कोर्ट को बता दिया गया है कि आपके पास जो एक फॉर्मल तरीका तो ये है कि आपने केस को एक लॉजिकल एंड तक लेके जाना है, आपने ट्रायल करना है, वो कंक्लूड करके कर देना है, लेकिन एक बीच में रास्ता दिखा दिया कि इस पूरे फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप लास्ट अगर इंटरमीडिएट स्टेज पर कहीं आप समझते हैं कि केस ऐसा बन गया है कि इसमें फर्दर प्रोसीडिंग का फायदा नहीं है, तो फिर आप 249 से अप्लाई करके मुल्ज़िम को बरी करने इख्तियार है। लफ्ज लिखा है इट शैल नॉट प्रिवेंट ए मैजिस्ट्रेट टू एक्विट एन एक्यूज एट एनी स्टेज ऑफ द केस। लफ्ज लिखा है केस, ट्रायल नहीं लिखा लफ्ज। अगर ट्रायल लिखा होता तो कई दफा हमें सवाल कन्फ्रंट करने पड़ते हैं कि सर अभी तो ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ। ट्रायल स्टार्ट का मतलब ये है कि चार्ज फ्रेम हुआ हो गया। ट्रायल की कमेंसमेंट हमेशा तब होती है जब आप चार्ज फ्रेम करते हैं, उससे पहले ट्रायल की कमेंसमेंट नहीं होती, वो केस की कमेंसमेंट होती है। अब कानून बनाने वाले बड़े समझदार हैं, उन्होंने लफ्ज लिखा है एट एनी स्टेज ऑफ द केस, यानी चालान आपके पास आ गया, अभी आपने नकूल भी तकसीम नहीं की, इवन आपने मुल्ज़िम को तलब भी नहीं किया। मैं इस वर्ष पे लेके जा रहा हूं आपको। आप फाइल उठाते हैं और फाइल उठा के दो चीजें आपके सामने होती हैं।
249A की रोशनी में, नंबर 1, चार्ज इज ग्राउंडलेस, एंड नंबर 2, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन। अब आपके सामने पहले दिन केस आ गया है, और पहले दिन केस आया आपके पास सपोज एक आर्म्स ऑर्डिनेंस का, कि एक शख्स से एक वेपन पकड़ा गया और वो अनलाइसेंस था, और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसका लाइसेंस भी आ गया, उसके बावजूद पुलिस ने आपको चालान सबमिट कर दिया। पहली डेट पे आपने देखा कि लाइसेंस भी जेन्युइन है और वेपन भी ठीक है, तो लिहाजा अगर आप पहले दिन इस बात को तय करने की पोजीशन में आ गए कि देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, आज के दिन मैं ये तय कर सकता हूं, आज ही के दिन पहले दिन, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, क्या करूंगा? बुलाऊंगा मुलजिम को, क्या चार्ज लगाऊंगा कि तुमसे अनलाइसेंस वेपन निकला है, वो उठा के आपको लाइसेंस दिखा देगा। किस मकसद के लिए बुलाऊंगा? कापियां तकसीम करने का क्या फायदा होगा? ये सारी कहलाती है फ्यूटाइल एक्सरसाइज, गैर मौसर कार्रवाई, इसका कोई फायदा नहीं। तो इवन डे 1 इफ यू फाइंड दैट इट इज अ केस ऑफ नो एविडेंस, यू कैन होल्ड, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन। 249A को अप्लाई करने के लिए माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको किसी फॉर्मल एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, ये पावर आप खुद एक्सरसाइज कर सकते हैं। कानून में वो तमाम पावर्स जो आपको दी गई हैं, अगर तो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है कि थ्रू एप्लीकेशन होनी है, फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो इट मींस वो तमाम पावर आपको अस खुद भी हासिल हैं। अब चलें आगे चलते हैं। दूसरी बात क्या है कि चार्ज इज ग्राउंडलेस। चार्ज, व्हाट डज इट मीन? कि आपने जिस दिन चार्ज लगाया उस मुकदमे में, उस वक्त तक तो एविडेंस थी आपके पास। चार्ज आप लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, आपके पास मटेरियल। ये इसी केस को हम लेके चलते हैं, एक अनलाइसेंस वेपन का केस है, आपने मुलजिम पे चार्ज लगा दिया कि जी आज के दिन जब मटेरियल पेश हुआ है तो ये अनलाइसेंस था। अभी जब पहला गवाह होता है और मुलजिम कन्फ्रंट करता है तफ्तीशी अफसर को, पहले गवाह को, और वो कहता है ये देखें जी ये लाइसेंस आपको पेश किया गया था, वो कहता है हाँ जी पेश किया गया था। अच्छा आपने वेरीफाई किया था? जी वेरीफाई किया था। ये जेन्युइन है कि नहीं? वो कहा हाँ जी जेन्युइन है। अब वो चार्ज जो वैलिड था वो इस बयान के बाद ग्राउंडलेस हो गया, यानी ये चार्ज आपने फ्रेम किया, यू हैड द एविडेंस, बट व्हेन यू प्रोसीड विद द ट्रायल बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट, दैट चार्ज बिकम ग्राउंडलेस। इसी तरह के एक हर्ड केस है या एक और किसी नॉमिनेशन है, हर्ड केस में आपने आके उसको चार्ज कर दिया, गवाह आगे कहता है जी नहीं इसने तो मुझे मारा ही नहीं, और गवाह हो गया हॉस्टाइल। राजीनामे की बात नहीं कर रहा, एक्सोनरेशन की बात कर रहा हूं। विटनेस हो गया हॉस्टाइल, ही वाज द सोल विटनेस। रोज हम केसेस करते हैं, आप भी करते हैं, 164 भी लिखते हैं, उन केसेस में खवातीन आके बयान दे देती हैं कि जी हम तो घर से खुद गए अपनी मर्जी से, हमने खुद शादी कर ली है, आपके पास वो केस पड़ा है, ठीक है, आपने चार्ज भी लगा दिया। पहले दिन वो विस्तार विटनेस आगे कहती है नहीं जी मुझे किसी ने नहीं भगाया। अब जो चार्ज वैलिड था वो चार्ज ग्राउंडलेस हो गया। ये दो चीजें आपके जहन में होनी चाहिए कि आपके पास जब केस आए, क्योंकि आप लोगों के पास काम ज्यादा है, रश ऑफ वर्क भी है, और उस रश ऑफ वर्क को आप हमेशा उसी वक्त सेटल कर सकते हैं जब आपकी अप्रोच डायनामिक हो, जबकि आपकी अप्रोच लीगल हो, जब आपकी अप्रोच प्रैक्टिकल हो, कि आप उन चीजों पे रिवायती तरीके से चलना बिलीव नहीं करते। कहाँ लिखा है कि मुल्जिम को तलब किए बगैर आप उसको बरी नहीं कर सकते? नो, इट इज रिटन। फेवरेबल ऑर्डर आप पार्टी की गैर मौजूदगी में हमेशा पास कर सकते हैं, एडवर्स ऑर्डर नहीं कर सकते। आप 6 तारीखों पे जारी करते रहेंगे, कभी समन कभी ये, और 6ठी तारीख पे आगे वो कह के जनाब ये 249 की दरखास्त ले लें, मेरे पास तो ये कुछ मामला बनता ही नहीं और आप बरी कर देंगे। तो वो जो 6 तारीखों में आपने काम किया, कोई ऑर्डर शीटें लिखी, एक प्रोसेस सर्वर गया, सब बेकार था। खौफ बड़ा रेलिवेंट है इस 249 के अंदर, कि 249 अप्लाई कर दिया तो खुदा न खासा पता नहीं आसमान गिर पड़ेगा, जमीन फट जाएगी, सेशन जज पूछ लेगा, हाईकोर्ट पूछ लेगी। हमें इस खौफ से निकलना होगा। मैं खास तौर पे आप मजिस्ट्रेट साहिबान से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप पे लोड ऑफ वर्क इतना है, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। देखिए खौफ और इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। हमने कई दफा देखा, आप तो मैं आपको एक बड़ी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं जो मैं अपने आंखों से मैंने देखी, कि डकैती का केस था, दोनों गवाहान ने आगे कह दिया ये हमारे मुल्जिम नहीं है, हमें नहीं पता डकैती किसने की थी। दोनों का हॉस्टाइल हो गए,
249 की दरखास्त होगी, 6 महीने तक मजिस्ट्रेट साहब ने उसका फैसला नहीं किया। जब फाइल हमारे पास आई तो हमने उनको बुला के पूछा कि मोहतरम क्या वजह है? उन्होंने कहा सर डकैती का केस है, डर लगता है। अरे भाई, जज का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं केस की नौयत क्या है, केस की संजीदगी कितनी है। जज का ताल्लुक ये है कि मैं जिस काम के लिए बैठा हूं, मैंने एविडेंस कॉल की है, क्या जो एविडेंस आ रही है वो इतनी काबिल है कि मैं उसको लेके आगे चल सकूं, और अगर नहीं तो इट मे बी ए केस ऑफ डकैती, इट मे बी केस ऑफ मर्डर, व्हाटएवर द ग्रेविटी, आप क्या करेंगे? आपको बिला खौफ, क्योंकि आपने कानून के मुताबिक चलना है, जज्बात के मुताबिक नहीं चलना। और कानून ये कहता है चार्ज इज ग्राउंडलेस, सो यू मे प्रोसीड फॉर एक्विटल। सो आई कंक्लूड नाउ अगेन 249 एंड 249A में डिस्टिंक्शन कीजिए प्लीज। एविडेंस क्लोज करते हुए अपनी ऑर्डर शीट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जहां गवाह नहीं आ रहे हैं वहां एविडेंस क्लोज कीजिए। 249A की सुओ मोटो पावर एक्सरसाइज करना सीखिए, और उसके बाद जो केस अगर नहीं बनता पहली डेट पे भी तो आपको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। और अगर चार्ज लगाने के बाद कोई सिचुएशन बनती है कि चार्ज ग्राउंडलेस हो जाता है, देन इट इज फॉर यू अगेन टू इन्वोक द प्रोविजन एंड टू प्रोसीड फॉर एक्विटल। So this was with reference to 249 and 249A। मैं वो जजमेंट आपको रजिस्ट्रेशन की दे दूं सिर्फ। ये लिख लीजिए, जजमेंट है PLD 2018 बलोचिस्तान 37, PLD 2018 बलोचिस्तान 37। इसका टाइटल है सादुल्ला वर्सेस द स्टेट। ये वाहिद जजमेंट है इस पॉइंट के ऊपर अब तक जो किसी भी हाई कोर्ट ने दी है, जिसमें 249 और 249A को डिफरेंशिएट किया है और कहा है कि तरीका गलत है कि आप इसको कंसाइन करके दाखिल दफ्तर करते हैं। आपको वहां पे एविडेंस क्लोज करनी चाहिए, और क्लोज करके जो भी आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो उसको फेस करनी चाहिए। और जो दूसरी जजमेंट थी मैंने आपको कही थी वो सुप्रीम कोर्ट की, आपको लिखा चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ। PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट 428 द स्टेट वर्सेस सरवर खान। ये काइंडली आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आपके क्वेश्चन बड़े फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, वो मैं एंड में उसको कोशिश करूंगा, या जिस तरह पहले हमने लास्ट टाइम किया था कि हमने बाद में वो उनको आंसर कर दिया था। अब हम चलेंगे चार्ज की तरफ, कोशिश करेंगे आज, नहीं तो हम इसको कल ले लेंगे बाकी को। देखिए, ये चार्ज का टॉपिक हमने क्यों सिलेक्ट किया? आप रोज चार्ज फ्रेम करते हैं और आप नहीं, हम रोज चार्ज फ्रेम करते हैं और हम रोज गलती करते हैं। क्या वजह है? हम देखते नहीं है हमें क्या करना चाहिए, या हमें देखते नहीं है जो हमने किया है वो ठीक किया है कि नहीं किया, या हम पढ़ना नहीं चाहते, या हम चाहते हैं बस जो पीछे से एक चल रहा है प्रैक्टिस के तहत चलें उसको चलाएं। नहीं, मेरे वो दोस्त खास तौर पे जो नए हैं इस हमारी इंस्टीट्यूशन के अंदर, और इवन जो बहुत पुराने हैं उनसे भी रिक्वेस्ट होगी, चार्ज एक बड़ी डेलिकेटेड स्टेज है और बड़ी एक सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि चार्ज किसी भी केस की बुनियाद होती है। चार्ज है क्या? चार्ज इज ए प्रिसाइज इंफॉर्मेशन ऑफ एक्विजिशन टू द अक्यूज्ड व्हिच ही हैज टू मीट ड्यूरिंग द ट्रायल। सिविल केस आप करते हैं, आप इश्यूज फ्रेम करके पार्टीज को कन्फाइन करते हैं, उनको बता देते हैं कि आपने चीजों पे चलना है। तो चार्ज में इनफैक्ट आप मुल्जिम को बता रहे हैं कि मिस्टर मुल्जिम, आपके खिलाफ ये इल्जामात हैं, उस इल्जामात की बुनियाद पे ये ऑफेंसेस बनते हैं और आपको अब ये फेस करने हैं। यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस, बिफोर यू प्रोसीड विद द ट्रायल यू टेल हिम। लेकिन चार्ज को हम एज ए फॉर्मेलिटी लेते हैं, रीडर को दे देंगे, स्टेनो को दे देंगे, प्रोसिक्यूटर को दे देंगे। नो। अब मैं आपसे जो पॉइंट बाय पॉइंट बात करना चाहूंगा, मैं नहीं बताऊंगा चार्ज फ्रेम कैसे होता है, वो आपने सारों ने देखा है, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि किन चीजों में आपको एहतियात करने की जरूरत है। नंबर 1, चार्ज में ऑफेंसेस आप वो वाले लगाने के पाबंद नहीं है जो पुलिस ने 173 की रिपोर्ट में मेंशन की। चार्ज में जो ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूट होते हैं वो की बुनियाद पे होते हैं। फैक्ट्स मींस
कि आपके सामने एक FIR है, आपके सामने 173 की रिपोर्ट है, आपके सामने 161 की स्टेटमेंट्स है या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। यू हैव, ऑल्दो पुलिस वाले नॉर्मली प्रॉपर अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बेशुमार केस में वो चार्ज उन्होंने ऑफेंस मेंशन नहीं किया होता जो कि फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। इसीलिए कहा कि चार्ज लगाने से पहले जज और मजिस्ट्रेट का मटेरियल को एग्जामिन करना जरूरी है। अब मटेरियल आप एग्जामिन करेंगे, भूल जाए पुलिस ने क्या लिखा है। मैं सिंपल सी दोस्तों कई दफा एग्जांपल देता हूं कि एक केस है फोर्जरी का 420 का, और पुलिस वाला 302 लगा के ले आता है। तो ऑफ कोर्स आपको पता है 302 नहीं बनता, तो इससे तय क्या हुआ कि आप उसकी राय के पाबंद नहीं, वो ओपिनियन थी उसकी, और आपके पास इख्तियार है कि आप उस वाकयात की बुनियाद के ऊपर चार्ज को फ्रेम करें। नंबर 2, जितने ऑफेंसेस होते हैं हर एक का डिस्टिंक्ट चार्ज लगाना जरूरी होता है। सर मैं बड़े अदब से ये बात करना चाहूंगा, मैं बतौर सेशन जज और मैं अपने जो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, हम भी बहुत इस किस्म की गलतियां कर चुके हैं, और मैजिस्ट्रेट लेवल पे गलतियां अमूमन देखने में आती हैं। मैं अपने आप को बरी जिम्मा नहीं कर रहा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे कि अगर 4, 5, 6 ऑफेंस हैं तो एक ही बना के हेड सारे के सारे उसमें डाल देंगे कि आपने एक जाली दस्तावेज तैयार की, आपने पहले चीट किया, चीट करके इतने पैसे डिप्राइव किए, फिर एक जाली दस्तावेज तैयार की, उस जाली डॉक्यूमेंट को तैयार करके कोर्ट में पेश किया, लिहाजा आप 420, 468, 471 के मुर्तकिब हो गए। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली। ना आपका चार्ज का चैप्टर बल्कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वाज़ेह तौर पे ये बात करते हैं कि फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस देयर विल बी अ सेपरेट चार्ज। सेपरेट चार्ज का मतलब ये नहीं कि सेपरेट चार्ज शीट, इट विल मीन सेपरेट हेड। फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, जितने ऑफेंस बनते हैं, तो ये जो ज्वाइंट चार्ज लगाना है गलत है। आपको पता होना चाहिए कितने हेड में बन रहा है और कौन कौन से हेड आपको लगाने हैं। नंबर 3, चार्ज क्या है? चार्ज एक टेंटेटिव स्टेज है ऑन द बेसिस ऑफ टेंटेटिव एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक शख्स पे 324 लगा दिया तो आपने लाजमी उसको 324 सजा देनी। व्हाट आई वांट टू से, चार्ज लगाते हुए अगर आप समझते हैं कोई इस किस्म की सिचुएशन है तो आप हमेशा वो ऑफेंस लगाएं अगर एविडेंस सपोर्ट कर रही है जो मेजर ऑफेंस हो। मसलन आपके पास एक हर्ट केस आता है, एलिगेशन है उसने गोलियां चलाई हैं या डंडे मारे हैं बेतहाशा तरीके से और वो जख्मी हो गया है, उसके फ्रैक्चर हो गए हैं। आप कहते हैं नहीं 324 नहीं बनता, 337 F5 लगाते हैं, A2 लगा देते हैं। आपने लगा तो दिया, एट द एंड ऑफ द डे आपको जाके ये पता लगा कि नहीं ये तो 324 का केस भी बनता है, कितनी खराबी पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर आपने डे 1 पे 324 भी लगा दिया है और 337 के भी चार्ज लगा दिए हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर 324 नहीं बना, चैप्टर क्लोज, ड्रॉप कर दिया, बाकी में सजा दे दी। क्या ना करने से कितना नुकसान होगा और क्या करने से क्या नुकसान नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो कभी भी कई दफा आ जाते हैं दरखास्त लेके, जनाब चार्ज अमेंड कर दें, तो ये आपका फर्ज बनता है लॉयर को भी कन्विंस करें कि यार चार्ज कोई अल्टीमेट डिसीजन नहीं है। कानून ये कहता है मुझे अगर ये चार्ज कल को ना बना, मैं ड्रॉप करके किसी और भी ऑफेंस में सजा कर सकता हूं। तो डिस्पाइट द फैक्ट कल को हम कोई एक हार्डशिप फेस करें तो हम वो चार्ज लगाएं जो कल को अगर ड्रॉप भी हो तो हमें सजा देते हुए प्रॉब्लम ना हो। एक बड़ा बुनियादी असूल है, वो क्या है? अगर आप मेजर ऑफेंस में चार्ज लगाते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आप छोटे ऑफेंस में सजा कर सकते हैं, ऊपर से नीचे आ सकते हैं। लेकिन अगर आप माइनर ऑफेंस में चार्ज लगाते हैं तो फिर आप बड़े ऑफेंस में सजा नहीं कर सकते, नीचे से ऊपर नहीं जाते, क्योंकि ग्रेविटी चेंज हो जाती है, सजा का म्यार चेंज हो जाता है, एक्यूज मिसलीड हो जाता है। तो नंबर 3 बात ये थी। नंबर 4, जो जर्नली जो चार्ज में चीजें होती हैं जो सेक्शन 221 में आप पढ़ते हैं, वो क्या है जी? आपने चार्ज में डेट लिखनी है, टाइम लिखना है, प्लेस लिखनी है, ऑफेंस लिखनी है, नेम लिखना है, लॉ लिखना है, सेक्शन लिखना है। 7 इंग्रेडिएंट बनती है। मैं स्लाइड कोशिश करूंगा आपको शेयर कर दूं अपनी प्रेजेंटेशन। एक चार्ट है मेरे पास जो सामने लैपटॉप पे मौजूद है मेरे। आप ये चार्ट अगर फोटो कॉपी करा के अपनी टेबल के नीचे रख लेंगे और आप चार्ज लगाने के बाद इसको क्रॉस चेक करेंगे और आप समझेंगे सारे इंग्रेडिएंट आ गए हैं, तो इट मींस
यू हैव फ्रेम्ड ए वैलिड चार्ज। लेकिन एक इवेंचुअलिटी है कि बेशुमार दफा ऐसे मुकदमात आपके सामने आते हैं जहां पे ना डेट होती, ना टाइम होती, ना प्लेस होती, तो भाई वो फिर क्या करेंगे आप? सारे वाकयात जो होते हैं अंधेरे में होते हैं। मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूं आपको। देखे ना, एक तो यह है कि फलां शख्स ने इतने बजे इस जगह पे एक आदमी को मारा, इसमें डेट भी आ गई, टाइम भी आ गई, वेपन भी आ गया, मुलजिम का नाम भी आ गया। लेकिन एक केस घर से निकला, मुड़ के वापस नहीं आया और 10 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिल गई। ऑफेंस कब हुआ, कहां पे हुआ, कैसे हुआ, किस अंदाज से हुआ, टोटली साइलेंट। क्या करेंगे? यहां पे फिर आपको सेक्शन 222 या गालबन जो भी है उसे देख लीजिएगा आप एग्जैक्टली। वो ये कहता है जब ऐसी सूरत हाल हो, आपके पास डेट, टाइम एंड प्लेस हो, इंफॉर्मेशन ना हो, तो फिर आप वो जो पर्टिकुलर है उस केस के ब्रीफली उनको रेफर कर दें चार्ज के अंदर। यानी दैट ऑन सच एंड सच डेट मिस्टर सो एंड सो, जिस बच्चे की मैंने बात की, लेफ्ट द हाउस एंड डिड नॉट रिटर्न, whose dead body was found on such and such date from that area, and during investigation police collected the evidence of extrajudicial confession or whatever that you are the one who had committed the crime। अब ये आपने वो एक स्टोरी छोटी सी बना के आपने उसके अंदर नरेट कर दी, तो कानून कहता है कि उसके तकाजे पूरे हो गए, जो चार्ज के तकाजे कानून कहता है वो पूरे हो गए। तो ये तो हो गई वो। अब तीसरी बात जो मैं आपसे, चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट करने लगा हूं आपसे, जो गलती हम बहुत ज्यादा करते हैं। आपने एक चार्ज लगा दिया 2 मुल्जिमान के खिलाफ, 2 मुल्जिमान इश्तहारी हैं, 2 ट्रायल फेस कर रहे हैं, आपने 6, 7, 8 गवाहों के बयान लिख लिए। पता ये लगा वो इश्तहारी मुल्जिमान पकड़े गए और पकड़ के आपकी कोर्ट में पेश हो गए, उनका फ्रेश चालान भी आ गया। हमारे जैसे साहबान क्या करते हैं, आई इंक्लूड एवरीवन, टू मी आल्सो, हम लोग क्या करते हैं कि जो 2 मुल्जिमों का चार्ज पहले लगा उसको लगा रहने देते हैं, इन 2 का एक और चार्ज लगा देते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड इलीगल। सेक्शन 239 अगर आप पढ़ें कि कौन कौन से लोग एक ही ऑफेंस में ज्वाइंट ट्रायल हो सकते हैं, वो तमाम लोग जो एक ऑफेंस में रिलेटेड हो, एक सीरीज में हो, ठीक है, अबैटमेंट में हो, सारे एक में ट्रायल होंगे। तो जब ये सिचुएशन बनती है तो एक जो पहला इफेक्ट आता है उस ट्रायल पे, वो क्या होता है कि आपका ट्रायल डी नोवो हो जाता है कि 2 बंदे अब नए पकड़े गए, तो अब तक जो आपने ट्रायल किया डी नोवो हो गया। इट मींस कि आज से पहले इस मुकदमे में कोई ट्रायल हुआ ही नहीं, आप 0 पे आ गए वापस। ये रुकावट है कानूनी, हमारे कानून में बहुत बड़ा सकम है ये कि आप फाइनल स्टेज पे पहुंचे हुए हैं केस की और इस तारी मुल्जिम पकड़ा गया, तो आपकी सारी मेहनत रायगां चलेगी। बहरहाल वो एक अलग इशू है। तो जब ये सिचुएशन बनेगी तो पहली बात तो ये कि वो फिर आपको नया चार्ज फ्रेम करना पड़ेगा, और अब नए चार्ज में आपको 2 पहले वाले, 2 मौजूदा, इन चारों को चार्ज करना पड़ेगा। दिस शैल बी डीम्ड टू बी द न्यू चार्ज, दिस शैल बी डीम्ड टू बी द ओरिजिनल चार्ज। पिछला चार्ज खुद ब खुद पार्ट ऑफ फाइल बन जाएगा एक मिसलिनियस डॉक्यूमेंट के तौर पे। ये कभी नहीं हो सकता। नंबर 2, नंबर 5 कि जब ये सिचुएशन बनेगी, आदो ये टॉपिक नहीं है लेकिन मैं टच कर रहा हूं, जब ये सिचुएशन बनेगी तो फिर आपको ट्रायल उन चारों मुल्जिमान का 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, नंबर 6, एक बहुत जबरदस्त प्रोविजन है आपकी चार्ज के हवाले से, सेक्शन 234 या 230, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप देख लीजिएगा कि अगर एक मुल्जिम 12 महीने के अंदर एक जैसे 3 दफा जुराइम करता है या 3 वारदातें करता है तो उसका सिंगल ट्रायल हो सकता है। ये आप लोगों के लिए इसलिए रेलिवेंट है ब्रदर एंड सिस्टर्स कि आपके पास बेशुमार केसेस आते हैं चोरी के, डकैती के, जिसमें एक ही मुल्जिम के खिलाफ 4, 5, 6, 8 मुकदमा बना दिए जाते हैं। नॉर्मली ब्लाइंड FIR होती हैं, एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लिखा जाता है, व्हाटएवर इट इज, वी हैव नो कंसर्न विद इट। लेकिन चूंकि आपके यहाँ ये प्रोविजन जो है बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकती है, तो व्हाट आई वांट टू एडवाइज यू, व्हाई डोंट यू डू इट। प्रोविजन 233 या 234 है, वो ये कहती है कि अगर एक मुल्जिम ने
सेम काइंड ऑफ ऑफेंस 12 महीने के दौरान 3 दफा कमिट किए हैं। लफ्ज है 12 महीने, 1 साल नहीं है। तो 12 महीने कब शुरू होंगे? पहला ऑफेंस किया उसने जनवरी में या मार्च में, दूसरा उसने किया जून में, तीसरा फिर उसने जनवरी में कर दिया जाके, तो पहले और आखिरी के दरमियान पूरा 1 साल का गैप बन गया। तो उन्होंने कहा कि सेम काइंड है, इट मे बी अगेंस्ट सेम पर्सन और नॉट, यानी मुद्दई जो मर्जी हो लेकिन ऑफेंस सेम काइंड है। तो फिर अच्छा, फिर तीसरी बात कि सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट एंड सेम प्रोविजन अंडर पीपीसी। अगर ये 4 तकाजे पूरे हो रहे हैं तो उसका एक ट्रायल होगा, आपको 3 ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। ये आप इसको बहुत आसान लफ्जों में समझ सकते हैं, कंसोलिडेशन। आप सिविल सूट अगर आप लोग मेरे दोस्त करते हो काफी सारे, कई दफा एक से ज्यादा सूट एक सब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं, शुफे का सूट है, कुछ और सूट है, आ जाते हैं, तो आप आल्दो उनको कंसोलिडेट करते हैं। कंसोलिडेशन होती है फॉर द पर्पस ऑफ वन ट्रायल, सिंगल ट्रायल। इससे किसी पार्टी का हक महरूम नहीं होता शहादत पेश करने का या डिफेंड करने का। तो सेम पोजीशन इज दैट कि अगर आपके पास 3 ऑफेंसेस सेम काइंड के आए हैं तो आप एक सिंगल ट्रायल कर लेंगे। अब उसका तरीका क्या होगा वो मैं अभी आपको मुख्तसर सा बताता हूँ, although that is not a topic। तरीका ये होगा कि आप पहले एक केस में उसको कंसोलिडेट करके आप कहेंगे जी फलान केस में ये कार्रवाई होगी। नंबर 2, जब चार्ज आप लगाएंगे तो चार्ज आप तीनों केसेस का लाएंगे, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। नंबर 3, जब शहादतें मंगाएंगे तो सारे केसों की शहादतें बारी बारी मंगाएंगे। और फाइनली जजमेंट आप एक देंगे, सिंगल जजमेंट। यानी इनफैक्ट ये एक फैसिलिटेशन है फॉर द कोर्ट, फॉर द अक्यूज्ड, फॉर द प्रोसिक्यूशन एंड इवन टू मेक द प्रोसीडिंग्स मोर कन्वीनियंट, क्योंकि 397 का इशू भी आपके सामने आ जाता है। तो ये अगर आप प्रोविजन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, दिस इज सो बेनिफिशियरी प्रोविजन which shall definitely help you to reduce your pendency through one judgment and one trial. Last but not least, amendment of charge. Amendment of charge क्या है? 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं कि court has the power to add or alter the charge. आपने एक चार्ज लगाया हुआ है, उसमें गलती होगी और वो गलती आपको नजर आ गई, तो कानून ने कहा आप ऐड भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऐड से क्या मुराद है? ऐड से मुराद ये है कि आपने कोई हेड लगाना था, आप हेड लगाना भूल गए। आपने 6 हेड लगाने थे, आपने 5 हेड में चार्ज फ्रेम कर लिया, आपको पता लगा नहीं 6ठा हेड भी आना चाहिए था इसके अंदर। दिस इज कॉल्ड ऐड। तो आप उसमें चार्ज में उसको 6ठे के तौर पे ऐड कर देंगे, पूरा चार्ज दोबारा लिखेंगे 5, फिर 6ठे पे। ऑल्टर क्या है? ऑल्टर ये कि वो चार्ज इन एग्जिस्टेंस है, इन एग्जिस्टेंस है, लेकिन उसके अंदर वो गलती हो गई। आपने ये माशाल्लाह ये कोट पहने हुए, आपको एक कोट ढीला आ गया, आप दर्जी के पास जाते हैं, आप उसको ये नहीं कहते नया सी दो, कहते हैं बाजू ढीला हो गया है, थोड़े कॉलर सेट हो गया, इसको ऑल्ट्रेशन करके मेरी बॉडी के मुताबिक सेट कर दो। तो वो चार्ज आपके पास है, आपको कहा जाता है कि इस चार्ज को फैक्ट्स के मुताबिक जरा थोड़ा ऑल्टर करके ठीक कर दें। तो ऐड और ऑल्टर की पावर आपके पास है बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, और इसके लिए आपको किसी दरखास्त की जरूरत नहीं है। आप फैसला करने जा रहे हैं, आप डिक्टेशन दे रहे हैं जजमेंट के लिए, आपको पता ही लगा ओहो ये तो मामला गलत हो गया, तो इसको इसके तहत चार्ज होना चाहिए था। आल्दो कानून ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ फाइनल जजमेंट जो चार्ज नहीं हुआ, और वो नहीं हुआ लेकिन आप दूसरे चार्ज में सुधार सकते हैं, लेकिन वो सूरत हाल और है। यहाँ मैं आपको एकेडमिक क्लियर पोजीशन बता रहा हूँ कि फैसला आप लिख रहे हैं, पता लगा ये प्रॉब्लम आ गई, रुक जाएंगे क्योंकि आपने फैसला अनाउंस नहीं किया। लफ्ज है बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। आपने पूरी जजमेंट लिख ली है बट यू हैव नॉट अनाउंस एंड यू फाइंड कि देयर इज अ नीड ऑफ ऑल्टरेशन और एडिशन। आप चार्ज ऑल्टर करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन जब चार्ज ऑल्टर करेंगे, ऐड करेंगे तो कुछ चीजें फिर लाजमी हो जाएंगी। पहली बात तो ये, जब आपने ऐड किया, ऑल्टर किया, अब ये वाला चार्ज जो है दिस शैल बी डीम्ड टू बी ओरिजिनल चार्ज।
ऊपर अमेंडेड चार्ज, और अब ये आपका ओरिजिनल चार्ज तस्वुर होगा जो पहले आपने लगाया था, और महसूस तस्वुर ये होगा कि ये आपने चार्ज उसी दिन लगाया जिस दिन आपने पहला चार्ज लगाया था। नंबर 2, अब आपने ये तय करना है कि ऑल्टर और एडिशन के बाद क्या मुल्जम को या किसी फरीक को प्रेजुडिस कॉज तो नहीं हो गया, खासतौर पे मुल्जम को। अगर आप समझते हैं प्रेजुडिस कॉज हुआ है जो केस टू केस है, तो फिर माय डियर आई एम सॉरी टू से कि फिर क्या होगा, फिर आपको दोबारा जीरो पे आना पड़ेगा और नया ट्रायल करना पड़ेगा, सारा ट्रायल डी नोवो हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम इफ यू फाइंड नो, कोई प्रेजुडिस कॉज नहीं हुआ, तो फिर आप दोनों पार्टीज को ये मौका देने का आपका इख्तियार है कि जिस हद तक ऑल्ट्रेशन हुई है, एडिशन हुई है, उस हद तक वो एविडेंस को दोबारा पेश कर सकें, गवाहान को बुला के दोबारा जिरा कर सकें, उस हद तक, उस ऑल्ट्रेशन की हद तक, नॉट बियॉन्ड दैट। और अगर आप समझते हैं कि नहीं, देन यू कैन प्रोसीड। और ये एडिशन और ऑल्ट्रेशन के बाद दिस इज फॉर द पार्टीज टू आस्क द कोर्ट कि हम किसी गवाह को दोबारा पेश करना चाहते हैं, री एग्जामिन करना चाहते हैं या जिरा करना चाहते हैं। ये लिखा ऑन दी एप्लीकेशन, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड, या आपने परमिशन देनी है। तो एडिशन और ऑल्ट्रेशन की पावर है। लेकिन मैं अब इसको कंक्लूड कर रहा हूं, इस बात को खास तौर पे, हम एडिशन और ऑल्ट्रेशन पे जाएं क्यों? इसका मतलब है हमने कहीं गलती कर दी जहां हमें गलती नहीं करनी चाहिए थी। एडिशन ऑल्ट्रेशन हो सकती है, वो कब होती है, आप केस को चला रहे हैं, नया चालान आ गया, नए चालान में नई एविडेंस आ गई, चलने वो तो बात समझ आती है, आपके कंट्रोल में नहीं थी, आपके पास जो मटेरियल था आपने उसके मुताबिक कर लिया। लेकिन जब आप एडिशन और ऑल्ट्रेशन में इस अंदाज से जाते हैं कि जिस दिन आपको चार्ज लगाना चाहिए था उस दिन आपने चार्ज नहीं लगाया सही तरीके से, तो फिर ये नौबत आई। तो मैं यही कहना चाहूंगा अपने रिस्पेक्टेड जजेस को कि जो काम जिस वक्त करना है उसको इतनी खूबसूरती और इतने अच्छे अंदाज से कीजिए कि आप आने वाले वक्त में उसकी वजह से किसी मुश्किल या दिक्कत का शिकार ना हो। तो टाइम हमारा ओवर हो गया है। मैं क्वेश्चन देखता हूं आपके जरा। आसिम, कैन यू हियर मी? आसिम या? जी सर, आई एम हियरिंग। आसिम, काफी सारे मुझे लग रहा है क्वेश्चन आए हुए हैं सर। क्वेश्चन काफी सारे हैं, जैसे जनाब अगर 1 बाय 1 कहते हैं, अदरवाइज फिर जनाब को एक कंपोजिट फाइल भेज दूंगा जिसमें सारे ये क्वेश्चंस होंगे। तो आप जरा मुझे क्वेश्चन नंबर 1 से बता सकते हैं जरा, मैं ताकि अगर क्विकली जवाब दे सकूं इनको। देखते हैं फिर सर, मैं अभी टाइम है थोड़ा सा हमारे पास। सर जी सर, is the dismissal of criminal case under section 249A CRPC by itself sufficient to claim compensation under section 250 CRPC? ये अली बख्श थेबू साहब हैं सर, अल्लाह यार, टंडो अल्लाह यार पोस्टेड है। साहब आपका सवाल है इम्पोर्टेंट, लेकिन देखें 250 की कंपनसेशन के लिए ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप ऑर्डर क्या लिखते हैं। अगर आप ऑर्डर में ये लिखते हैं कि ये केस फ्रिवलस है, वेक्सेशियस है और इसकी फॉल्स इन्वॉल्वमेंट है, 3 चीजें अगर आप लिखते हैं तो फिर तो 250 में कंपनसेशन आप ऑर्डर करने के पाबंद हैं और वो भी कर सकता है। अगर आप सिंपल लिखते हैं कि नहीं एविडेंस पेश नहीं हो रही, मैं एविडेंस क्लोज करता हूं, तो फिर कंपनसेशन का 250 में सवाल ही पैदा नहीं होता है। जी नेक्स्ट सर, whether court is required to issue notice to an notice of an application moved under section 249A CRPC to the complainant, or whether hearing of public prosecutor is sufficient? ये क्वेश्चन है, मोहम्मद अली साहब हैं कराची साउथ में सर। जी कराची से मोहम्मद अली साहब, आपका सवाल जो है, देखिए ये आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है। वैसे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हेड होता है केस का, नोटिस तो मस्ट है, लिखा है वहां पे आफ्टर हियरिंग द प्रोसिक्यूटर, नोटिस तो मस्ट है। अब आपको केस टू केस देखना है, कौन से केसेस ऐसे में नोटिस आपको लाजमी मुद्दई को भी देना है। हर केस में तो आपको लाजमी देना चाहिए, क्योंकि हर केस में आ चुका है, अग्रीड पार्टी है वो रेलिवेंट होती है। बाकी जहाँ प्योरली स्टेट केसेस है वहां पे तो इट डिपेंड्स केस टू केस एंड योर विजडम वेयर यू डिजायर टू गिव द नोटिस। देखिए ना, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक केस आपके पास आया है, आप उसमें मुल्ज़िम करना चाह रहे हैं, पता ये लगा कि उस केस में बेल स्टेज के ऊपर मुद्दई ने एक एफिडेविट दिया और मुल्ज़िम को एक्सोनरेट कर दिया। मैं राजीनामे की बात नहीं कर रहा,
एक्सोनरेशन की बात कर रहा हूँ कि ये मेरा मुल्ज़म नहीं है और वो एफिडेविट पार्ट बन चुका है, अब इस सूरत में उस मुद्दे को बुलाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उसको ऑलरेडी एक पर्सन जुडिशियल प्रोसीडिंग में मौजूद है। जी नेक्स्ट। सर ये हिदायत अली साहब हैं, कोई उनका क्वेश्चन है, if statement of complainant is recorded under section 164 and being foreigner his attendance cannot be procured, whether his statement under section 164 can be considered? जी बिल्कुल नहीं होगा। 244 मैंने का जवाब दिया इसका। ये वो सवाल ये था कि 164 का बयान लिखा है और वो फॉरेनर है, इस तरह की बात की तो उसकी क्या वो कंसीडर हो सकता है? 244 ए सीआरपीसी इज द ओनली प्रोविजन जो कहती है कि अगर 164 का किसी गवाह के बयान, कन्फेशन की बात नहीं है, गवाह का बयान लिखा है तो कोर्ट उसको पीस ऑफ एविडेंस सबूत कर सकती है कानून शहादत, प्रोवाइडेड कि मुल्ज़म को नोटिस हुआ हो, मुल्ज़म को राइट ऑफ क्रॉस मिला हो, और नंबर 3 वो गवाह जिसका बयान हो उसे ट्रायल कोर्ट में बयान दिया हो, फिर मजिस्ट्रेट को बुलाने की जरूरत नहीं है, उसको आप फिर पीस ऑफ एविडेंस कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट। सर हमीदुल्लाह साहब हैं एक कराची सेंट्रल से और उनके साथ असलम साहब हैं, उनका जॉइंट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द फेट ऑफ प्रोसिक्यूशन केस वेयर कंप्लेनेंट और एनी मटेरियल विटनेस becomes unsound of mind or died or is dead? देखिए अगर एक गवाह अनसाउंड माइंड हो जाता है तो दैट मींस ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कानून शहादत। तो अगर वो अनसाउंड माइंड हो गया है या खुदा ना खास्ता फौत हो गया है तो इट मींस नाउ देयर इज नो मटेरियल बिफोर द कोर्ट। अगर तो कोई और मटेरियल है फिर ठीक है, अगर नहीं है तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय उसको बरी करने का। अभी आसिफ जरदारी केस में वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट गवाह की डेथ हो गई है, तो ये एक तरफ बड़ी खुशियां मनाई जा रही है, दूसरी तरफ परेशानी का इजहार किया जा रहा है क्योंकि वो इनका बादामाप गवाह था वो बरी हो गया, देयर इज नो एविडेंस बिफोर द कोर्ट। तो इसलिए अगर वो नहीं है गवाह फौत हो गया है या इस तरह की सूरत हाल है तो वी कांट डू एनीथिंग अनलेस देयर इज अदर एविडेंस। जी नेक्स्ट। शीश खोसू साहब लाड़काना से हैं, व्हाट विल बी लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इफ अक्यूज्ड इज डिस्चार्ज्ड और रिलीज्ड अंडर सेक्शन 249 सीआरपीसी? दोहराइए, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। What will be the liability of surety if accused is discharged or released under section 249 CRPC? ऑफ कोर्स श्योरिटी की तो जिम्मेदारी खत्म हो गई क्योंकि जब आप 249 में अगर आप डिस्चार्ज कर रहे हैं और डिस्चार्ज करके, इनफैक्ट इट इज नॉट ए डिस्चार्ज, तो 249 में होता ही नहीं है, वो रिलीज होता है। अगर वो कस्टडी में है तो आप डेफिनेटली नई श्योरिटी मांगेंगे उससे, और अगर वो बेल पे है तो उसको रिलीज करेंगे आप सिंपल, क्योंकि ऑलरेडी वो अंडर श्योरिटी है तो आपको वो श्योरिटी इंटैक्ट रहेगी क्योंकि अभी केस का फैसला नहीं हुआ और उस श्योरिटी ने ये कहा था कि इसको मैं ता फैसला मुकदमा कोर्ट में पेश करने का पाबंद होऊंगा। तो जब तक केस का फैसला नहीं होता उस श्योरिटी की लायबिलिटी बरकरार रहेगी अगर मुल्जिम जमानत पे है। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सुहेल नासिर साहब को, ओके, एज यूजुअल ही इज ऑलवेज वेरी काइंड टू मेक हिमसेल्फ अवेलेबल and that shows his passion for conveying his knowledge, passing on his knowledge to his budding colleagues in the judiciary. और मैं आप सबके भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमारे ऑनरेबल जज हजरात हैं कि आप लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया और बड़े गौर से सुन रहे थे। हम आपको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम आपकी ये रिपोर्ट जो है हम भेजते भी हैं आपके रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स को, पार्टिसिपेशन की लिस्ट भी भेजते हैं। और तीसरी बात ये कि हम अगेन आप देख रहे हैं कि ये एक टेक्निकल इशू आ जाता है जिसका जो विच इज़ बियॉन्ड आवर ह्यूमन कंट्रोल, तो उसके लिए जो है माजरत खाएं और हम मतलब कोशिश करते हैं और मगर ये कि इट इज़ बियॉन्ड अस, मगर आप लोगों के सब्र का तहम्मुल का के हम मशकूर हैं और इंशाल्लाह फिर कल दोबारा मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया फी अल्लाह और कल फिर मुलाकात होती है। Thank you, Sohail Saab. Thank you, everyone who have been here and listening to this very keenly. And I hope you've all learned from this. Thank you very much.